घटना। गर्मियों की वो रात आज भी मेरे जहन में ताजा है। उमस भरी हवा और पसीने से तरबतर माहौल के बीच उस रात में कुछ ऐसा था जिसे मैं अब तक समझ नहीं पाया। ये घटना सिर्फ उस रात की नहीं है, बल्कि उन सवालों की है जो अब तक मेरे जहन में गूंज रहे हैं। ये 2014 की गर्मियों की बात है। उस समय मैंने हाल ही में कॉलेज में दाखिला लिया था, लेकिन घर में पैसों की तंगी के कारण ये जिम्मेदारी मुझ पर भी थी कि मैं कुछ पैसे कमाऊं। इसलिए मैं हफ्ते में 1-2 बार कॉलेज जाता और बाकी के दिन कोलकाता के सड़कों पर ऑटो चलाता, जो कभी मैं दिन के समय करता तो कभी रात के, जो कि असल में मेरे घर के हालात के ऊपर निर्भर होता था। खैर, उसी बीच उस घटना वाले दिन, उस दिन सूरज जैसे आसमान से आग बरसा रहा था। तापमान करीब 40 डिग्री तक पहुंच चुका था और गर्म हवा जैसे शरीर को झुलसा रही थी। दिन भर के पसीने से तरबतर होकर मैंने सोचा कि आज के दिन मैं रात को रिक्शा चलाऊंगा, क्योंकि गर्मी के कारण दिन में बहुत लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे थे, जबकि रात का समय वो थोड़ा राहत देने वाला था। हालांकि उस रात मुझे पता नहीं था कि ये मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रातों में से एक बनने वाली है। शाम को करीब 8 बजे मैंने अपनी रिक्शा निकाली और जादवपुर के तरफ निकल पड़ा। आसमान साफ था और चारों तरफ एक असामान्य सी खामोशी थी। मैंने करीब 9 बजे तक कुछ सवारियों को ढो ली थी। काम अच्छा चल रहा था और मुझे लगा कि अगर थोड़ी देर और मैं काम कर लूं तो थोड़ा ज़्यादा पैसे कमा सकूंगा। उस दौरान मैं तालीगंज की तरफ जाने वाले रास्ते पर था। ये इलाका दिन में भी थोड़ा सुनसान रहता था और रात को तो यहाँ एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। खैर, उसी बीच रास्ते में मुझे एक पुराना बरगद का पेड़ सड़क के किनारे दिखाई दिया। ठीक उसके नीचे कुछ लोग बैठे थे, लेकिन न जाने क्यों उनका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि मैं उन्हें अनदेखा करके आगे बढ़ गया, लेकिन जैसे मैं पेड़ के पास पहुंचा, मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा है, जो कि इतना तेज आवाज था कि मैंने उसे अपनी चलती ऑटो में सुन लिया था। हालांकि ये बात अजीब थी, क्योंकि वहाँ मेरी जान पहचान का कोई नहीं था, पर फिर भी मैंने वही किया जो बाकी सभी नाम पुकारे जाने पर करते हैं। मैंने तुरंत रुककर पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था सिवाय उन लोगों के जो बड़ी अजीब सी चुप्पी के साथ एकदम स्थिर होकर बैठे हुए थे। वो ना तो एक दूसरे से बातें कर रहे थे और ना ही कोई हरकत, वो बस स्थिर होकर बैठे हुए थे। इस अजीब से वाकया के बाद रात के करीब 10 बजे मैं तालीगंज के सुनसान इलाके में पहुंचा। सड़कों पर हल्की हल्की हवा चल रही थी, पर न जाने क्यों उस हवा में गर्म होने के साथ साथ एक अजीब सी गंध भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ जल रहा हो, लेकिन आसपास कहीं आग दिखाई नहीं दे रही थी। मैं एक के बाद एक ऐसी ही अजीब चीजों का सामना करने लगा था। उसी के थोड़ी देर बाद मुझे सड़क के किनारे एक महिला दिखाई दी। वो सफेद साड़ी में थी और उसके बाल खुले हुए थे। उसने हाथ दिखाकर मुझे रुकने का इशारा किया। पहले तो मैंने सोचा कि शायद वो किसी दूसरे गाड़ी को रोक रही होगी, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो वो मेरी तरफ ही देख रही थी। इसलिए मैं उसके पास जाकर रुक गया और वो एकदम नॉर्मल तरीके से ये बोलते हुए रिक्शे पर बैठ गई कि उसे तालीगंज तक जाना है, जो कि एक हिसाब से मेरे लिए भी सही था, क्योंकि मैं वही जा रहा था। पर उसी बीच जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे उस औरत का रवैया बदलते जा रहा था। वो अचानक से एकदम स्थिर होकर बैठ गई थी और तिरछी नजरों से यहाँ वहाँ देख रही थी, वो भी बिना अपने गर्दन को घुमाए। मैंने उसकी तरफ 1-2 बार देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों की अजीब हलचल मुझे असहज कर रही थी। उसी बीच रास्ते में एक सुनसान मोड़ आ गया और वहाँ अचानक से हवा रुक गई। चारों तरफ इतनी खामोशी थी
कि मुझे अपने रिक्शे के पहिए की आवाज़ असामान्य रूप से तेज लगने लगी और उस आवाज़ के बीच में मुझे पीछे से हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे वो महिला कुछ बोल रही है, जो कि बहुत ही अजीब था क्योंकि शीशे में उसका मुंह जरा सा भी नहीं हिल रहा था। यह देखकर मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी मैं रिक्शा चलाता रहा। पर असली डरावना पल तो तब आया जब हमें पुराने पुल पर पहुंचे। वहां अचानक से मेरे रिक्शे का अगला पहिया अटक गया। हालांकि मैंने उतरकर उसे चेक किया, लेकिन मुझे वहां कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जिसमें उस रिक्शे का पहिया अटका हो। इसलिए मैं वापस रिक्शे के अंदर आ गया। लेकिन जैसे मैं वापस रिक्शे में बैठा, मुझे अपनी पीठ पर किसी के हाथ रखने का एहसास हुआ, जो कि मैं स्पष्ट रूप से समझ पा रहा था। लेकिन जब मैंने पलटकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था और वो औरत भी नहीं जो वहां बैठी हुई थी। मैंने तुरंत बाहर निकलकर यहाँ वहां भी देखा, लेकिन जितनी दूर तक मेरी नजरें जा रही थी वहां तक कोई नहीं था। जब मुझे ये बात एहसास हुआ तब मेरे शरीर में मानो एक बिजली से दौड़ गई थी और साथ में मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अभी मेरे साथ क्या हुआ है। इसलिए फिर से मैंने रिक्शे में देखा, लेकिन रिक्शे की पिछली सीट खाली थी। मैंने आसपास देखा, लेकिन वो औरत कहीं नहीं थी। ये देखकर डर के मारे मेरे हाथ पांव कांपने लगे। उस समय मेरा पूरा शरीर बेजान हो गया था, पर फिर भी मैं किसी तरह से हिम्मत जुटाकर वहां से रिक्शा लेकर भाग गया। हालांकि वहां से मेरे घर तक का रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन इस घटना के बाद वो रास्ता जैसे खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ भी हलचल होता तो मेरी नज़र फिर से पिछले वाली सीट पर जाती, इस डर से कि कहीं वो औरत वापस ना आ जाए। पर न जाने कैसे जब मैं अपनी गली के पास पहुंचा तो मुझे वही औरत दूर सड़क के किनारे दिखाई दी, जो सीधा मेरे तरफ ही देख रही थी। उस रात मैं किसी तरह से घर तो पहुंचा था, लेकिन उन डरावने पलों को याद करके पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। यहाँ तक कि इसके अगले कुछ दिन भी मेरे दिमाग में बस यही सब चल रहा था। मैं ये जानना चाहता था कि आखिर वो मेरे साथ क्यों हुआ। हालांकि इसका जवाब तो मुझे आज भी नहीं मिला। शायद से वो कोई इत्तेफाक था, पर अपने कुछ दोस्तों से बात करके मुझे ये पता चला कि तालीगंज के उस इलाके में मेरे अलावा भी कई लोगों ने ऐसी ही घटनाओं का सामना किया है। इसलिए आज भी जब मैं तालीगंज के उस रास्ते से गुजरता हूँ तो मुझे उस रात की घटनाएं याद आ जाती है, जो कि आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देते हैं। वो महिला, उसकी आंखें और वो अजीब सा ठंडापन, सब कुछ मेरी यादों में ताज़ा है। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। जब मैंने हैदराबाद के एक सस्ते कमरे में कदम रखा, मुझे पता नहीं था कि ये फैसला मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। पुरानी दीवारें, कमरे में बसी अजीब सी गंध और लंबे समय से खाली पड़ा वो कमरा, सब कुछ सामान्य दिखने के बावजूद वहां कुछ ऐसा था जिसे मैं देख नहीं सकता था, लेकिन महसूस जरूर कर सकता था। ये 2016 की बात है, जब मैं हैदराबाद में अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उन दिनों मेरी आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी और मेरे परिवार से भी मुझे ज़्यादा मदद नहीं मिल पाती थी। इसलिए मैंने पढ़ने के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू किया ताकि अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकूं। उसी के खातिर एक दिन मेरे एक दोस्त ने, यानी कि राघव ने, मुझे एक कमरे का जिक्र किया जो काफ़ी सस्ता और कॉलेज के पास भी था। उसने बताया कि उसका एक परिचित उस कमरे का मालिक है और इसे जल्दी किराए पर देना चाहता है। इसलिए मैंने राघव से कमरा दिखाने की बात की। जब हम कमरा देखने गए तो मुझे वो काफ़ी पुरानी लगी। दीवारों पर नमी के वजह से
पपड़ियाँ भी निकलने लगी थी और कमरे में एक अजीब सी गंध थी। लेकिन मेरे पास भी ज़्यादा कुछ विकल्प नहीं थे और किराया भी मेरे बजट में था। मकान मालिक ने भी मुझसे कुछ खास बातें नहीं की, बस ये कहा कि ये कमरा लंबे समय से खाली है। मुझे लगा कि शायद पुराना होने के वजह से लोग इसे लेना नहीं चाहते होंगे, इसलिए मैंने यही सोचकर वो कमरा किराए पर ले लिया और अगले ही हफ्ते उसमें शिफ्ट हो गया। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। दिन में कॉलेज जाता, शाम को लौटकर पढ़ाई करता और रात को सो जाता। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा। पहली घटना कुछ दिनों के बाद हुई। उस रात सन्नाटा कुछ ज़्यादा ही गहरा और भारी लग रहा था। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। कमरे में घड़ी की टिक टिक की आवाज़ और बाहर से दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मैं तब अपना करवट बदल रहा था जब अचानक मुझे महसूस हुआ कि कमरे में हल्की फुसफुसाहट हो रही है। ऐसा लगा जैसे कोई बेहद धीमी आवाज़ में बात कर रहा है। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन वो शब्द वो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। उस समय डर की एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ से होते हुए पूरे शरीर में दौड़ गई थी। मैंने खुद को समझाया कि ये मेरा वहम होगा या शायद वो आवाज़ पड़ोस के किसी कमरे से आ रही होगी। लेकिन जब मैं ध्यान से सुनने लगा तो वो आवाज़ें बिल्कुल कमरे के भीतर से ही आ रही थी। इसलिए मैंने धीरे धीरे अपना फ़ोन उठाया और कमरे की लाइटें चालू की। पर न जाने क्यों रोशनी के साथ ही वो आवाज़ें अचानक बंद हो गई। कमरे में अब एक अजीब सी खामोशी थी जो और ज़्यादा डरावनी लग रही थी। उस रात में शायद ही सो पाया था। अगले दिन सुबह जब मैं कॉलेज गया तो दिमाग में रात की घटना घूम रही थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब मेरे दिमाग का खेल है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे इस बात पर खुद ही यकीन नहीं हो रहा था। पर जब अगले कुछ दिनों तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहा, मुझे लगने लगा कि शायद मैं बेवजह ही डर गया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी। उस रात करीब 1 बजे मैं पढ़ाई खत्म करके बिस्तर पर लेटा हुआ था। कमरे में हल्की सी ठंडक थी और खिड़की के बाहर तेज हवा चल रही थी। अचानक मुझे लगा जैसे अभी मेरे बिस्तर के पास से कोई गुजरा है। मैंने तुरंत अपनी आंखें खोलकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। इसलिए मैं खुद को ये झूठा दिलासा देने लगा कि शायद ये सब मेरे थकान का असर है। इसलिए मैं फिर से वापस सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी मुझे बिस्तर के पास एक परछाई दिखाई दी। ये परछाई मेरी तरफ ही झुक रही थी। मैंने डर के मारे चादर को अपने सिर तक खींच लिया और पूरी तरह से कांपने लगा। कुछ देर तक तो मैं हिल भी नहीं पा रहा था, पर जब मैंने हिम्मत जुटाकर चादर से बाहर झांकने की कोशिश की तो फिर से एक बार वहां कोई नहीं था। लेकिन उस वक्त मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लगा जैसे वो मेरी छाती से बाहर आ जाएगा। मैंने उस डर में तुरंत लाइटें ऑन की और पूरी रात जागता रहा। जिसकी खौफनाक बात ये थी कि ये सब अब रोजमर्रा का हिस्सा बनता जा रहा था। कभी कमरे की अजीब आवाजें, कभी हल्की फुसफुसाहट और कभी परछाइयों का एहसास होना। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात ये थी कि ये सब सिर्फ रात के वक्त ही होता था, जबकि दिन में वो कमरा एकदम सामान्य लगता था, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। उसी बीच एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, तब मुझे लगा कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है, जबकि पंखा बंद था और खिड़कियां भी पहले से ही बंद थी। लेकिन मुझे बर्फ जैसी ठंडक महसूस हो रही थी और मेरे कानों में फिर से वही फुसफुसाहटें गूंजने लगी थी। और न जाने क्यों इस बार वो आवाज़ें और भी साफ थी, लेकिन वो भाषा अब भी मेरी समझ के बाहर थी। हालांकि उनको सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे बहुत ही पास खड़े होकर कुछ कह रहा है। इसलिए मैंने डरते डरते कमरे की लाइट चालू की और आवाज़ें वो पहले की तरह ही फिर से बंद हो गई। लेकिन जब मैंने दरवाजे की तरफ देखा
तो मुझे वहाँ एक परछाई जैसी कोई चीज नजर आई। ये परछाई बिल्कुल इंसानी आकृति की थी, लेकिन उसके सिर और कंधे वो दोनों इंसानों से काफी लंबे थे, जिसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसकने में देर नहीं लगी। मैं चिल्लाना तो चाहता था, लेकिन मेरी आवाज वो गले तक आकर अटक चुकी थी। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद वो परछाई अचानक गायब हो गई। मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब सच था या मेरा भ्रम, लेकिन इतना तो साफ था कि उस कमरे में कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए उस रात मैंने फैसला किया कि मुझे किसी से मदद लेनी चाहिए। अगले दिन मैं पास के एक मस्जिद गया और वहाँ के एक इमाम से मिला। मैंने उन्हें सारी बातें बताई और उन्होंने मेरी बातों को गंभीरता से सुनी। उन्होंने बताया कि शायद से मैं किसी ऐसे घर में रह रहा हूँ जहाँ कोई जिन्नात पहले से ही रह रहा है, इसलिए मेरा वहाँ रहना उसे पसंद नहीं है। उनके इन बातों को सुनकर मेरा मन और ज़्यादा अशांत हो गया था। मुझे लगने लगा था कि वहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, जो कि उस इमाम ने भी मुझसे कहा था। लेकिन उस कमरे को छोड़ने से पहले अब भी मुझे कुछ रातें वहाँ बितानी थी। पर उस रात जो हुआ वो मेरे जीवन का सबसे भयानक अनुभव था। उस आखिरी रात मैं पूरी तरह से चौकस था। कमरे के हर कोने को अच्छी तरह से देख लिया था और मैंने लाइट्स भी बंद नहीं की थी। मेरे मन में खौफ था, लेकिन साथ ही ये जानने का चाहत भी था कि आखिर ये सब क्या है। मैं कमरे के एक कोने में बैठकर कागज पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था ताकि खुद को मैं व्यस्त रख सकूं, लेकिन दिल में अजीब सी बेचैनी भी हो रही थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और कमरे में एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। लेकिन रात के करीब 1 बजे अचानक कमरे की लाइटें झपकने लगी। मैंने सिर उठाकर देखा और वो धीरे धीरे बंद हो गया। पूरा कमरा अंधेरे में छा गया था और जैसे ये हुआ मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। हालांकि मैं हिम्मत करके उसे दोबारा चालू करने तो गया था, लेकिन उसे बार बार चालू करने की कोशिश के बावजूद भी वो लाइटें वापस चालू नहीं हुई। तभी मुझे एहसास हुआ कि कमरे में कोई और भी है, क्योंकि मुझे ठीक अपने पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। मैंने ठंडी सांसें ली और धीरे धीरे पलटा, पर जब मैं पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन कमरे की हवा भारी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे अब भी देख रहा है। मैंने तुरंत फोन निकाला और फ्लैश लाइट ऑन कर दी, और जैसे ही वो रोशनी पूरे कमरे में फैली मुझे दरवाजे के पास कुछ हलचल होते हुए दिखा। मैंने ध्यान से देखा तो दरवाजे पर वही परछाई खड़ी थी जो मैंने पिछली बार देखी थी, लेकिन इस बार वो और भी स्पष्ट थी। परछाई का चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे और उसके शरीर से अजीब सी सड़न की गंध आ रही थी। मैं चाहता था कि चिल्लाकर वहां से भाग जाऊं, लेकिन मेरा शरीर वो मेरी ही बात मानने को तैयार नहीं था। जैसे ही वो परछाई मेरे करीब आई, कमरे में अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरा का दरवाजा जोर से बंद हो गया। उस दौरान मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। तभी मेरे कानों में किसी के हंसने की तेज और भयानक सी आवाज आने लगी। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहर उठी। पर कुछ सेकंड्स बाद वो हंसी की आवाज अचानक बंद हो गई। मैंने जब डर से डरते अपनी आंखें खोली तो कमरे में सन्नाटा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई मुझे अब भी देख रहा है। इसलिए मैंने तुरंत अपना बैग उठाया और वहां से बाहर की तरफ भागा। जब मैं कमरे से बाहर निकला तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी सांसें तेज चल रही है और मेरा पूरा शरीर वो पसीने से तर हो चुका है। इसके बाद मैंने बिना पीछे देखे उस कमरे को छोड़ दिया और राघव को कॉल करके ये बताया कि अब मैं वहां नहीं लौटूंगा। राघव ने भी बिना ज्यादा सवाल किए मेरी बातों को मान लिया और कहा कि वो मेरे सामान को अगले दिन कहीं और शिफ्ट करवाने में मदद करेगा। उस घटना के बाद से
मैंने फिर कभी उस कमरे की तरफ रुख नहीं किया, लेकिन आज भी जब भी मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे अब भी नहीं पता कि वो परछाई क्या थी और क्यों वो मुझे परेशान कर रही थी। शायद कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते, लेकिन इतना ज़रूर है कि उस कमरे में कुछ ऐसा था जिसे इंसान के समझ से परे कहा जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं आज के तीसरे घटना की ओर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी पसंद आएगा। ये घटना नैनीताल की ठंडी और सन्नाटे भरे रात की है, जब मैं झील के किनारे अकेले खड़ा था। चारों ओर घना कोहरा और गहरी खामोशी थी, पर उस खामोशी को चीरती हुई एक औरत की सिसकने की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा, लेकिन जो मैंने झील के बीचों बीच देखा उसने मेरी रूह तक कपा दी। और जब मैंने पलटकर भागने की कोशिश की तो किसी के ठंडे हाथ ने मुझे पीछे से खींच लिया। ये घटना 2016 की सर्दियों की है, जब मैं नैनीताल घूमने गया था। उस समय दिसंबर का महीना था और ठंड अपने चरम पर थी। नैनीताल की खूबसूरती के चर्चे सुनकर मैं और मेरे 3 दोस्त वहाँ छुट्टियाँ बिताने गए थे। हमने वहाँ एक छोटे से होमस्टे में रुकने का इंतज़ाम किया, जो झील से ज़्यादा दूर नहीं था। हालांकि दिन भर की यात्रा और पहाड़ों में घूमने के कारण मेरे बाकी सभी दोस्त थक चुके थे। हालांकि मैं भी थक चुका था, लेकिन मुझे उस रात नींद नहीं आ रही थी। उस रात मुझे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था, यानी कि सारा दिन घूमने के बाद भी मेरा मन शांत नहीं था। शायद नैनीताल की ठंडी और रहस्यमय रात मुझे अपनी ओर खींच रही थी। मैं बार बार सोच रहा था कि बाहर जाकर झील के पास थोड़ा समय बिताऊं, जो कि दिखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा था। इसलिए मैं रात के करीब 11 बजे अकेले ही बाहर जाने का फैसला किया। चारों तरफ घना अंधेरा था, सड़कें खाली थी और सिर्फ दूर से कुछ कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। उसी बीच मैं धीरे धीरे झील की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में लगे लैंप पोस्ट की पीली रोशनी उस घने कोहरे के कारण धुंधली सी लग रही थी। उस झील के पास पहुंचकर मैंने एक बेंच पर बैठने का फैसला किया। हालांकि उसके चारों ओर भी घना अंधेरा था, लेकिन हल्की चांद की रोशनी की चमक में झील का पानी चमक रहा था। कुछ पलों के लिए मानो सब कुछ बहुत शांत और सुकून भरा लग रहा था। लेकिन तभी मुझे हल्की सी सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। पहले मैंने सोचा कि शायद ये मेरा कोई भ्रम होगा, क्योंकि इतनी रात में वहाँ कोई नहीं हो सकता था। लेकिन वो आवाज़ धीरे धीरे और तेज़ होती जा रही थी। ये किसी औरत के रोने की आवाज़ जैसी थी और वो झील के एकदम दूसरे तरफ से आ रही थी। वहाँ इतना सन्नाटा था कि सिसकियों की वो आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोहरे और अंधेरे के वजह से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। पर आखिर उस आवाज़ का कारण कौन हो सकता है? मुझे लगा कि शायद वो कोई पर्यटक होगा जो किसी वजह से रो रहा है। लेकिन फिर अचानक वो आवाज़ बंद हो गई और फिर झील के पानी पर हल्की सी लहर उठी और ठंडी हवा का झोंका और तेज़ हो गया। अचानक से ये सब होता देख मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मैं वापस जा ही रहा था कि पता नहीं क्यों मैं वहाँ से हिल नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों में किसी ने जंजीर डाल दी हो। तभी मुझे झील के बीचों बीच एक हल्का सा अक्स नजर आया। वो अक्स एक औरत की आकृति की लग रही थी, जिसकी लंबी और काली परछाई पानी पर पड़ रही थी और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। ऐसे भयानक दृश्य को अपने सामने देखकर डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा शरीर जैसे पत्थर का हो गया था। ऐसा हो गया था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। और फिर वो आकृति धीरे धीरे झील के पानी में डूबने लगी और साथ ही मुझे सिसकियों की वो आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी। पर इस बार वो आवाज़ इतनी दर्द भरी थी
कि मेरे कान भी उसे सुनकर सुन होने लगे। मैंने पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं पलटा मुझे अपने कंधे पर किसी का ठंडा हाथ महसूस हुआ। वो एहसास इतना डरावना था कि उससे मेरी चीख निकलने वाली थी, लेकिन न जाने क्यों मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा था। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी आवाज छीन ली हो। इन सब के वजह से मेरे कानों में अब सिर्फ दो ही चीज गूंज रही थी, वो सिसकियां और मेरी दिल की धड़कनें। उस सन्नाटे में ये आवाज इतनी तेज लग रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया में अब यही बची हो। मेरे शरीर में कपकपी छूट रही थी, लेकिन ठंड के वजह से नहीं, बल्कि उस डर से जो मेरी हड्डियों तक उतर चुका था। मैं वहां से भागने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन पर धंसे हुए थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी अदृश्य ताकत ने मुझे जकड़ लिया हो। मैंने पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों को हरकत में लाने की कोशिश की। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि वो किसी भी पल बाहर आ जाएगा। जब मैंने पहली बार झील की तरफ देखा था तो वो सिसकियां जैसे मुझे ही अपने पास बुला रही थी, लेकिन अब हर कदम के साथ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे कान के पास खड़ा होकर रो रहा है। यानी कि वो सिसकियों की आवाज अब दूर नहीं थी, बल्कि मेरे चारों ओर थी। मैं जैसे तैसे मुड़कर वहां से भागा, लेकिन मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं भागते समय ठोकर खाकर वहीं पर गिर गया। गिरते ही मेरे हाथ झील के किनारे की ठंडी और नम मिट्टी पर पड़े। तब मुझे ये एहसास हुआ कि मिट्टी में नमी के साथ एक अजीब सी गंध भी है जो मेरी सांस में भरने लगी थी। वो किसी सड़े हुए मांस के गंध जैसा था। मैंने हिम्मत करके खुद को उठाया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी जैसे मैंने अपने कंधे पर किसी का ठंडा हाथ महसूस किया, वो एहसास ऐसा था जैसे किसी बर्फ के टुकड़े ने मुझे छुआ हो। मेरा शरीर अचानक से ठहर गया। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज जैसे गले में अटक गई थी, जिसकी वजह से मेरी सांसें तेज हो गई और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उस ठंडे हाथ के एहसास के बाद मेरे कान में फिर वही सिसकियां गूंजने लगी, लेकिन इस बार उसके साथ एक धीमी और भारी सांसों की आवाज भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा होकर मुझे कुछ कह रहा हो। यहाँ तक कि उस समय किसी के सांसों की सर्द हवा ठीक मेरे गले पर आकर पड़ रही थी। पर डर के मारे मैंने इस दफा उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने जैसे तैसे एक कदम और आगे बढ़ाया और इस बार मैंने अपनी पूरी ताकत से खुद को उस जगह से छुड़ाने की कोशिश की। जब मैं भाग रहा था तो ऐसे लगा जैसे हर कदम के साथ वो आवाजें मेरे पीछा कर रही है। झील के पानी में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी और उन लहरों के बीच मुझे फिर से वही परछाई नजर आ रही थी, पर इस बार वो पहले से ज्यादा करीब थी। डर के मारे मैंने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उस समय मेरे पैर डर के मारे कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कभी भी गिर जाऊंगा। जब मैं आखिरकार होमस्टे पहुंचा तो मेरी हालत बहुत ही खराब थी। सांसें फूल रही थी, माथे पर पसीना और हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे थे। मेरे दोस्त भी मेरे चेहरे को देखकर घबरा गए थे। मैंने बोलना तो चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। पर उनके बावजूद भी जब मैंने जैसे तैसे उन्हें अपनी हालत के बारे में बताया, उन्होंने मुझ पर यकीन नहीं किया, जबकि वो सब जो मैंने महसूस किया था उसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल था। अगले दिन मैं अपने बेचैनी को शांत करने के लिए होमस्टे के मालिक से बात करने गया। जब मैंने उन्हें रात की घटना के बारे में बताया तो उनके चेहरे का रंग अचानक से मैंने बदलते देखा। कुछ पलों के लिए उन्होंने मुझे बस घूरा जैसे वो कुछ सोच रहे हो। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा कि नैनी झील में कुछ रहस्यमय चीजें हैं जो हर किसी को तो नहीं दिखते, लेकिन जो भी उन्हें देखता और महसूस करता है वो उन्हें भुला नहीं पाते। उनकी बातों में एक अजीब सा डर और रहस्य छुपा था।
उन्होंने मुझसे ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों की गहराई और झिझक ने मुझे एहसास दिलाया कि शायद वो कुछ ऐसा जानते हैं जिसे वो कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। खैर, इसके बाद तो मैं अपने दोस्तों के साथ वापस घर लौट आया, लेकिन वहां की वो यादें वो आज भी मेरे साथ हैं। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि कुणाल जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।